हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल EduLuminescence पर। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आई हूँ एक और नया वीडियो और ये वीडियो होने वाला है RNA के स्ट्रक्चर के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी RNA का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। RNA का फुल फॉर्म होता क्या है, सभी को पता होगा। RNA का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो मतलब राइबो शुगर का न्यूक्लिक एसिड। इसकी डेफिनेशन की मैं बात करूं तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड ऑफ राइबो शुगर हेल्ड टुगेदर बाय 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर ब्रिजेस। मतलब कि राइबो शुगर का पॉलीन्यूक्लियोटाइड जो है, जिसमें क्या होता है, सभी न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से 3' 5' फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के थ्रू जुड़े हुए रहते हैं, उसे हम कहते हैं RNA। तो ये जो RNA है वो एक तरीके का पॉलीन्यूक्लियोटाइड है। पर सवाल ये उठता है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्या होता है। पॉलीन्यूक्लियोटाइड एक तरीके का मॉलिक्यूल है। अगर हम इसके नाम को तोड़ कर देखें तो पॉली मतलब होगा मैनी या मल्टीपल। अब बात आती है न्यूक्लियोटाइड क्या है। तो न्यूक्लियोटाइड एक तरीके का कॉम्बिनेशन है जो 3 चीज़ों से मिलकर बनता है। क्या है वो 3 चीज़ें? पहली है शुगर, दूसरा है नाइट्रोजन बेसिस और तीसरा है फॉस्फेट ग्रुप। शुगर की हम बात करें तो कोई भी न्यूक्लिक एसिड या न्यूक्लियोटाइड हमेशा एक शुगर मॉलिक्यूल कंटेन करता है अपने अंदर। तो 2 तरीके की शुगर्स हो सकती हैं न्यूक्लिक एसिड्स के अंदर। पहली होती है राइबोज, दूसरी होती है डीऑक्सीराइबोज। ये दोनों ही पेंटोज शुगर है, मतलब कि 5 कार्बन एटम्स में होंगे प्रेजेंट। तो हमारा जो RNA है उसमें प्रेजेंट होगी राइबोज शुगर और जो हमारा DNA है उसमें प्रेजेंट होगी डीऑक्सीराइबोज। फ़र्क क्या है दोनों में? सिर्फ इतना सा कि जो सेकंड पोजीशन है उस पर डीऑक्सीराइबोज शुगर में OH ग्रुप नहीं होता, जबकि राइबोज में होता है, जैसा कि आपको क्लियरली यहाँ पर दिख रहा होगा। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम नाइट्रोजन बेसिस की। नाइट्रोजन बेसिस की मैं बात करूँ तो 4 तरीके के नाइट्रोजन बेसिस होते हैं टोटल। एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमिन, पर ये होते हैं DNA में। RNA में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन तो सेम होते हैं, पर थायमिन की जगह यूरेसिल आ जाता है। इन सभी के स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप चाहे तो नोट कर सकते हैं इन्हें, नहीं तो बाकी ये PDF तो आपको मिल ही जाएगा डिस्क्रिप्शन में। फिर नेक्स्ट मैं बात करूँ और थोड़ा डिटेल स्ट्रक्चर की, तो अगर हम इसको DNA के साथ कंपेयर करके फिर समझने की कोशिश करें तो RNA एक ऐसा पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर है जो कि सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। सिंगल स्ट्रैंडेड जो कि यहाँ पे इस गोले में आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये जो मैंने बनाया हुआ है ये रेड सा स्ट्रक्चर, ये RNA का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है जिसमें सिंगल एक इसका यूनिट उठाऊँ मैं तो ऐसा होता है। यहाँ पर है फॉस्फेट, बीच में है शुगर और यहाँ पर है इसका नाइट्रोजन बेस। और ये इसी तरीके से एक दूसरे से खूब सारे जुड़े हुए होते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, और वो एक तरीके का स्पाइरल स्ट्रक्चर लेकर के ऐसा बन जाता है। तो ये होता है RNA का ऐसा सिंगल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। अब इसकी एक और ख़ास बात क्या है जो कि इसको DNA से अलग बनाती है, वो ख़ास बात ये है कि ये शरगफ्स रूल को फॉलो नहीं करता है। अब सवाल ये उठता है कि शरगफ्स रूल क्या है। शरगफ्स रूल ये है कि एक साइंटिस्ट है जिन्होंने ये रूल दिया, जिनका नाम था शरगाफ। उन्होंने कहा कि एक DNA के स्ट्रैंड के अंदर जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमीन होंगे और जितने ग्वानिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। ये बिल्कुल सीधी सी बात है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री है। एडेनिन हमेशा थायमीन से जुड़ेगा, तो जब भी एडेनिन होगा तो उसके साथ एक थायमीन ज़रूर होगा, इसलिए इन दोनों की जो क्वान्टिटी है वो बराबर होगी। लेकिन RNA में ऐसी कोई बाइंडिंग नहीं हो रही है, ना उसमें एडेनिन को जुड़ने के लिए थायमीन की ज़रूरत है, ना साइटोसिन के लिए ग्वानिन की, क्योंकि वो सिंगल स्ट्रैंडेड है। तो ये जो रूल है वो ओबे नहीं करेगा। एक और बात, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि RNA हमेशा सिंगल स्ट्रैंडेड ही हो। जब RNA का स्ट्रैंड एकदम बहुत लंबा होता चला जाएगा तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं उसमें कॉइल्ड स्ट्रक्चर भी होगा। तो वो जो है वो कभी कभी डबल स्ट्रैंडेड भी हो सकता है, अगर उसके आसपास जो स्ट्रैंड मौजूद है और उन स्ट्रैंड में करस्पॉन्डिंग जो नाइट्रोजन बेसिस है वो प्रेजेंट है। मान लीजिए एक स्ट्रैंड पर एडेनिन है और दूसरे पर आपका जो थायमीन तो होगा नहीं, यहाँ पर यूरेसिल होगा, तो यूरेसिल आ गया, तो वो एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करेंगे तो वहाँ पर डबल स्ट्रैंड बन जाएगा। अब हम बात करते हैं RNA के टाइप्स की।
तो वैसे तो आपने अपनी बुक के अंदर या आपने बचपन से 3 ही तरीके के आरएनए पढ़े होंगे, mRNA, tRNA, rRNA, लेकिन यहाँ पर हम जो छोटे मोटे जितने भी आरएनए होते हैं सभी की बात कर लेंगे ताकि आपको कभी कन्फ्यूजन ना रहे। कल को आप कभी बुक के अंदर जब आप डिटेल स्टडी करते हैं तो आपको कोई कोई नाम मिल जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो जाए कि ये कौन सी बला आ गई। तो इसलिए हम सभी आरएनए को आज थोड़ा थोड़ा स्टडी कर लेंगे। तो सबसे पहले आरएनए हमारा mRNA, mRNA मतलब मैसेंजर आरएनए, फिर है tRNA मतलब ट्रांसफर आरएनए, rRNA मतलब राइबोसोमल आरएनए, hnRNA मतलब हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, snRNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, snORNA मतलब स्मॉल न्यूक्लियोलर आरएनए, scRNA मतलब स्मॉल साइटोप्लाज्मिक आरएनए, tmRNA मतलब ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए और miRNA मतलब माइक्रो आरएनए। तो इसमें मेजर टाइप के जो आरएनए हैं वो 3 ही होते हैं, M, T और R, जिसमें कि परसेंटेज में बात करूँ कॉम्पोजिशन की तो mRNA जो है वो 5 से 10% होगा, tRNA होगा 10 से 20% और rRNA सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है 50 से 80%। ठीक है, अब लेकिन बात ये आती है कि इन सब का काम क्या है। इन 3 को तो मैं बाद में डिस्कस करती हूँ, ये छोटे छोटे मैं आपको पहले बता देती हूँ। तो 3 तो मैं आपको बता दूंगी। बात करते हैं हम चौथे से, hnRNA यानी कि हेट्रोजीनस न्यूक्लियस आरएनए। ये जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए है ये प्रिकर्सर होता है mRNA का। जब भी mRNA बनता है वो पहले इस फॉर्म में बनता है, फिर वो आगे प्रोसेस करता है और mRNA बनाता है। तो ये क्या हुआ, प्रिकर्सर ऑफ mRNA। फिर बात हम करते हैं snRNA का, मतलब कि स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए का। फिर नेक्स्ट है हमारा snRNA जो कि क्या करता है, mRNA की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। snORNA क्या करता है, tRNA की प्रोसेसिंग में हेल्प करता है। फिर नेक्स्ट आता है scRNA, ये जो है क्या कह सकते हैं हम, सिलेक्टिव प्रोटीन्स के एक्सपोर्ट में हेल्प करता है क्योंकि ये साइटोप्लाज्मिक आरएनए है इसलिए। फिर नेक्स्ट आता है tmRNA, ट्रांसफर मैसेंजर आरएनए। ये मेनली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होता है और इसका जो काम होता है वो क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि बैक्टीरियल बॉडी में कुछ सूडो प्रोटीन्स बन जाते हैं, उन्हें डीनेचर करने का काम ये करता है। लास्ट है माइक्रो आरएनए जो कि क्या करता है, mRNA से जुड़कर उसको डबल स्टैंडर्ड फॉर्म में बना के रखता है ताकि वो रुका रहे। मतलब एक तरीके से ये क्या करता है, रोकता है प्रोटीन सिंथेसिस को ज़रूरत के अकॉर्डिंग। फिर हम बात करते हैं मैसेंजर आरएनए की। मैसेंजर आरएनए एक हाई मॉलिक्यूलर वेट शॉर्ट हाफ लाइफ वाला आरएनए है जो कि न्यूक्लियस में बनता है, किस फॉर्म में, hnRNA के फॉर्म में, फिर धीरे धीरे प्रोसेसिंग करके वो mRNA के फॉर्म में आ जाता है। ये जो यूकैरियोटिक mRNA है वो कैप्ड होता है, मतलब उसका जो कैप होता है वो हमेशा 5 टर्मिनल एंड पर होगा और उसमें क्या प्रेजेंट होगा, 7 मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये उसका कैप होगा और यही आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ होता है जब प्रोटीन सिंथेसिस होती है तब। फिर नेक्स्ट क्या है कि जो तीसरा टर्मिनल है, मतलब जो 3 प्राइम टर्मिनल एंड होता है उसका, उस पर एक पॉलीमर प्रेजेंट होगा लास्ट में, जो कि कैसा पॉलीमर होता है, एडेनाइलेट रेसिड्यूज का। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पॉली ए टेल भी कहते हैं, जो कि 20 से लेकर 250 बेस पेयर लंबी भी हो सकती है। फिर नेक्स्ट है हमारा ट्रांसफर आरएनए। ट्रांसफर आरएनए जो है वो क्या करता है, जैसा कि mRNA है, mRNA का यूज़ सबको पता ही है कि कोडोन प्रेजेंट होता है mRNA के ऊपर, तो उस कोडोन का एंटी कोडोन प्रेजेंट होता है tRNA के ऊपर, और जो tRNA है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 25,000 और इसकी जो इसमें कितने न्यूक्लियोटाइड्स हो सकते हैं, 71 से लेकर 80 हो सकते हैं, बट मेनली 75 तक होते हैं। फिर इसके बाद क्या है कि जो tRNA है टोटल 20 तरीके के हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अमीनो एसिड कैरी करता है अपने अंदर, 20 तरीके के अमीनो एसिड होते हैं, इसलिए 20 तरीके के tRNA होते हैं। और फिर इसके बाद में जो इसका जो tRNA का स्ट्रक्चर है वो इलिसिडेट किया था होली ने सबसे पहले, और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है tRNA का। tRNA के अंदर कुछ आर्म्स प्रेजेंट होती हैं, हम वो 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे पहली आर्म होती है एक्सेप्टर आर्म, जो कि आपको यहाँ पर दिख रही होगी। एक्सेप्टर आर्म जो है वो हमेशा कैप्ड रहेगी, किस सीक्वेंस से, CAA। उल्टा चलेंगे हम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम चलेंगे क्योंकि ये इसी डायरेक्शन में चलता है, तो इसका डायरेक्शन, तो ये इसका क्या हो गया, CCA सीक्वेंस हो गया। फिर
ये जो CCA सीक्वेंस है इसके बाद टोटल कितने बेस पेयर्स होते हैं? यहाँ पर 7 बेस पेयर्स होते हैं एक्सेप्टर आर्म में। एक्सेप्टर आर्म वो होती है जिस पर कि आपका अमीनो एसिड ऊपर की तरफ ज्वाइन रहता है ताकि वो प्रोटीन सिंथेसिस में आगे चल के चेन बना सके। फिर जो दूसरी आर्म है उसका नाम है T-Psi-C आर्म। ये जो साइन लगा है ये साई का है, तो इसका नाम T-Psi-C साइन क्यों है? क्योंकि इसमें एक T सीक्वेंस होता है, एक C सीक्वेंस होता है और एक सूडो यूरिडीन सीक्वेंस होता है जिसको हम साई से डिनोट करते हैं। और इसका जो लेंथ होता है वो होता है 5 बेस पेयर। ये BP ब्लड प्रेशर नहीं है, ये मैंने बाय मिस्टेक कैपिटल में लिख दिया, इसको हमेशा स्मॉल में ही लिखना है। फिर नेक्स्ट है हमारा एंटीकोडोन आर्म, जो नीचे की तरफ आपको दिख रहा है ये वाला। ये जो है इसमें क्या होता है, आपका एंटीकोडोन रहता है जो कि किसका करस्पॉन्डिंग होगा? कोडोन का। और वो कोडोन कहाँ प्रेजेंट है? mRNA पर प्रेजेंट है। और ये रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? ये हमेशा mRNA के कोडोन को पहचानेगा और यहाँ पर 5 बेस पेयर लंबा ये पूरा आर्म होता है और यहाँ पर इस एरिया पर एंटीकोडोन प्रेजेंट रहता है। फिर नेक्स्ट आती है ये वाली आर्म जिसका नाम है D आर्म। इसमें 4 बेस पेयर लंबी इसकी लंबाई होती है। फिर नेक्स्ट है कि इसका नाम ऐसा क्यों है? क्योंकि इसमें डाईहाइड्रोयूरिडीन प्रेजेंट रहता है, ये इसको D आर्म कहा जाता है। फिर ये एक छोटू सा आर्म आपको दिख रहा होगा, ये छोटू सा, इसको कहते हैं वेरिएबल आर्म। इसको वेरिएबल इसलिए कहते हैं कि ये सभी tRNA के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इस वेरिएबल आर्म के बेस पर 2 तरीके के tRNA हो सकते हैं, एक होता है क्लास 1, एक होता है क्लास 2। क्लास 1 का जो वेरिएबल आर्म है वो थोड़ा छोटा होता है, 3 to 5 BP इसकी लंबाई हो सकती है और ये सिर्फ 75% होता है, मतलब ज़्यादातर जो है वो इसी तरीके के होते हैं। और क्लास 2 में थोड़े लंबे लंबे से आ जाता है जिसमें 13 to 20 BP लंबाई वाले वेरिएबल आर्म होते हैं और ये सिर्फ 25% तक प्रेजेंट होते हैं। तो ये हुआ हमारा tRNA। फिर लास्ट हमारा है राइबोसोमल RNA। राइबोसोमल RNA है जो है वो क्या करता है? राइबोसोम का स्ट्रक्चर बनाता है। यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो 60 और 40S सब यूनिट से बना रहता है। 60S यूनिट जो है वो 20S rRNA, 5S rRNA और 5.8S rRNA से मिलकर बनता है और 40S सब यूनिट जो है वो 18S rRNA से मिलकर बनता है। अब सवाल ये उठता है कि इसका यूज़ क्या है? अभी तक तो ऐसा क्लियरली इसका कोई यूज़ नहीं पता चला है, बट कहा जाता है कि ये RNA की स्ट्रक्चर, नॉर्मल फंक्शनिंग और अलाइनमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये था आज का हमारा वीडियो। अगर आपको आज का मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे जल्दी से बताइए कि आपको कैसा लगा ये वीडियो। और अगर आपको ऐसे ही अच्छे वीडियोस देखना है पढ़ाई वाले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए और देखते रहिए मेरा चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।